स्पेशली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो टीजीटी एसएसटी का जो सिलेबस आया है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इंडक्टिव का मतलब ये है कि आपको एक जो होता है ना कि मतलब ये कह सकते हैं कि रफ जो आइडिया है एक वो दे दिया गया है कि इस तरह के जो टॉपिक है उनमें से जो है वो क्वेश्चन आने के जो है वो चांस हैं। तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो पेपर का जो पोर्शन है वो कहाँ से आएगा, और आप जो है अपने आप को जो है बहुत ही लकी समझ सकते हैं कि DSSB जो कि अभी तक जो है कभी भी आज तक उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन आज जो है इस जो है बार उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि DSSB ने अपना जो सिलेबस है वो आप सबके साथ में शेयर किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था हमें यही नहीं पता होता था कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट कौन सा पोर्शन जो है वो पढ़ना है। क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सिलेबस हो जाता है ना कि एसएसटी का सिलेबस बहुत वास्ट है। उसमें आपको जो होता है आपको उसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, उसमें आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ती है, उसमें आपको सिविक्स भी पढ़नी पड़ती है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है, उसमें जो है आपको जो करंट अफेयर है उसमें भी पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर में भी ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना ये भी कवर करनी पड़ती हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली एसएसटी के जो सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं ना उनको तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है ये वाली चीज़ें। तो क्योंकि हमारा जो एक सब्जेक्ट है, अगर हम देखें सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हमारा हिस्ट्री ही जो होता है वो बहुत ही बड़ा पोर्शन हो जाता है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। और स्पेशली जब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन की, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें तो आपको पता है कि 5 जो सब्जेक्ट होते हैं वो सबके लिए कॉमन है, वो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है ना, उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो है ना अब DSSB ने ये थोड़ा सा इजी कर दिया है आपके लिए। तो क्या सच में इजी हो गया है? सिलेबस देख के पता चलेगा कि हाँ इजी हुआ है या बहुत ज़्यादा और चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अभी तैयारी करनी शुरू करेंगे, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है हेल्पफुल। तो जो ये सेकंड पोर्शन है ना इसका जो सिलेबस है ना वो DSSB ने जो है वो आपके साथ में जो शेयर किया है। तो बात करें सेकंड जो आपका पोर्शन होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसका जो सिलेबस है वो आपके लिए रिलीज़ किया है DSSB ने। तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट पोर्शन के सब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है। अगर आप चाहें तो मैं उसको आपके साथ एक फुल वीडियो में भी शेयर कर सकती हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या पर्टिकुलर जो है वो पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको इंडक्टिव जो सिलेबस है आपका उसकी तरफ ले चलती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द टीजीटी स्पेशली सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो हमारे सामने आ गया है। और इसमें पोर्शन वाइज जो है आपका दिया हुआ है कि किस पोर्शन में से जो है वो कौन से पार्ट्स जो है वो आपको एक्चुअल में अच्छे से रीड करने, अच्छे से जो है उनको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम हिस्ट्री से। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का जो पार्ट है आपके लिए वो दिया हुआ है सबसे पहले, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी DSSB का बहुत फेवरेट रहा है हमेशा से। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने स्टार्टिंग से ही जो है वो हिस्ट्री को आपको पहले दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम हिस्ट्री के पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है ना, स्टार्टिंग ही उन्होंने जो है ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि जो समसामयिक जो भारत था उस टाइम समय का, यानी कि जो विश्व के जो टॉपिक थे ना, ये स्पेशली आपको 11th-12th में ही मिलने जाएंगे और स्टार्टिंग इसकी 9th क्लास से हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना आपको पढ़ना क्या है, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये जो USA में हुआ था, जो हमारा 1929 में जो है वो स्पेशली जब वहाँ पे हुआ था। तो ये सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार। और उसके बाद में लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज़, ये हमारा जो है जितने भी हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक है ना वो सब इसमें है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इन 20th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई थी, ये उसके बाद की जो सिचुएशन जो इंडिया में बनी थी, विश्व को देखते हुए जो इंडिया में जो सिचुएशन बनी थी वो हमें जो है ना वो पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
फेदर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटीज़, तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटीज़, उसके बाद में जो भी अलग अलग टाइप की जो सोसाइटीज़ थी उसमें किस सोसाइटी में क्या क्या विशेषताएं थी, हमें कौन कौन सी विशेषताएं जो देखने को मिलती हैं, वो भी हमें जो है वो सारा जो होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है 9th to 12th क्लास की जो NCERT है आपकी, और वहाँ से आपको जो है वो पूरा सिलेबस आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से। आपको अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए जो है आपके लिए लेक्चर जो है अलग से 9th क्लास से, क्योंकि सारी जो NCERTs हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, सब कुछ है। तो अगर उनमें से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स बना के जो है प्रोवाइड कराऊँ PDF फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। इस जो सिलेबस का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा आपको, और ये जो है मैं कोशिश करूँगी PDF फॉर्म में आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जो है वो प्रोवाइड करवा दूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सेकंड जो टॉपिक है वो भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये भी क्लास 9th से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि एक क्लास में जो है एक टॉपिक को निपटाया गया है, NCERT कभी भी ऐसा नहीं करती है। वो स्टार्टिंग करती है एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को एक मतलब उसका लेसन होता है, उसका पार्ट जो होता है उसमें स्टार्ट करती है, फिर उसी पार्ट को जो है अगली क्लास की अगले पार्ट में जो है उसको कंटिन्यू करती है, ताकि एक बार में वो चीज़ें जो है तो ने सब चीज़ों से उसको रिलेट कर पाए। तो यहाँ से 9th क्लास से स्टार्टिंग हो जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको एक फ्रेश टॉपिक, मतलब आपको पूरा ही पढ़ना है ये, उसके क्या क्या कॉज थे, इवेंट क्या थे, इम्पैक्ट क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वो सब आपको पढ़ना है। और ये 9th प्लस 10th दोनों में आपको है ये कवर हो जाएगा, और उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपका रह जाता है तो आप 11th क्लास की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 9th और 10th जो है इसके लिए इनफ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन उसमें दोनों में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हिस्ट्री के, क्योंकि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है ना उसमें हम ज़्यादातर जो है ना जब पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को जो है ना तीन पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवल, और एक होता है मॉडर्न। तो अब हमारे पास जो है ना एकदम जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है, तो हमें सिर्फ जो है ना सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे जो है ना काम करना है। हमें ये दोनों जो है ना ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि पहले है ना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना जो एंशिएंट और मेडिवल वाला है ना, ये भी बहुत लंबा पार्ट है। इसमें कितने जो होते हैं हमारे सभ्यताएं हैं, कितने सारे राजवंश है, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे DSP ने ना बहुत अच्छा एक काम किया है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो काम है ना ये बहुत अच्छा किया है, कि यहाँ पे जो है ना आपके लिए बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अलग से बोल दिया गया है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करती हैं आपका जो इंडियन हिस्ट्री है, स्पेशली कहाँ से स्टार्ट करना है। 1875 का जो हमारा 1857 की जो क्रांति थी, वहाँ से लेके आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं। स्पेशली 1857 की क्रांति तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और यहाँ से लेके आप जब तक भारत जो है स्वतंत्र हुआ है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कि कहें तो मोटा मोटा अगर हम कहें तो हमारा जो पोर्शन होता है पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया का, वो हमें कंप्लीट कवर करना है। और हमारे मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो होती है वो 1957 के क्रांति से ही होती है। अगर अगली बात करें तो यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन की बात आ रही है। अब देखो अगेन जो टॉपिक आ गया है वो आ गया है रशियन रेवोल्यूशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक अलग से जो है आपको एकदम टॉपिक बता दिया गया है कि रशियन रेवोल्यूशन जो है वो उसके क्या क्या कारण थे, उसमें क्या क्या हुआ था, किस तरीके से जो है उसने जो है वो समाज पे या विश्व पे किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट डाला था, और जो है वर्ल्ड में उसका क्या क्या जो है वो प्रभाव रहा था, वो भी जो है ना सब पढ़ना है। तो फ्रेश एकदम टॉपिक है आपके सामने, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर सिलेबस की बात करें टॉपिक की, तो यहाँ पे है सोशलिज्म का जो रेज ऑफ सोशलिज्म, यानी कि जो हम बात करते हैं कि यूरोप में जो हमारा जो समाजवाद की शुरुआत हुई थी, हम यहाँ से बात करते हैं जो पूरे यूरोप में जो है ना बात हुई थी। तो वहाँ पे कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, सोशलिज्म जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, क्या कारण थे उसके, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रभाव हुए, अगेन सारी जो चीज़ है ना वो हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो इम्पैक्ट
एक तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका कारण पूछा जाता है कि उसको वो किस वजह से हुआ था, उसके बाद में उसमें क्या हुआ और उसके बाद होने के बाद उसका जो प्रभाव था वो कैसे पड़ा। ये 3 ही मेन जो होता है ना वो टॉपिक होते हैं किसी भी सब्जेक्ट किसी भी मतलब टॉपिक को समझने के लिए कि वो क्यों हुआ, उसमें हुआ क्या एक्चुअली, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि उस पे किस चीज़ पे क्या-क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा एक टॉपिक आपको दे दिया गया है। रेज ऑफ फासिस्ट फ्रांस रेवोल्यूशन, सॉरी जो जर्मनी में हुआ था, यहाँ पे फासिस्टवाद का जो हुआ था, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जर्मनी में जब हिटलर वगैरह आ जाता है और हिटलर और जो है इटली वगैरह के जो भी कनेक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। मोटा मोटा अगर बात करें तो कहें कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सारे ही टॉपिक जो पहले भी पूछे गए हैं, देखिए 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं ये कहूँ कि सेकंड पोर्शन में वर्ल्ड हिस्ट्री से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे पूछे गए थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। उसके अलावा भी पूछे गए थे लेकिन वो घुमा फिरा के पूछे गए थे, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन तो इतने मतलब ईजी नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि वो डायरेक्ट आपको पता लग रहे थे कि हाँ ये कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना 2 वर्ल्ड वार और यहाँ पे जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट और यूएन या यूएनओ जो है अब वो चेंज हो गई है, यो भी आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप यूएन को पढ़ेंगे, आप यूएनओ को भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो होता है ना ये कनेक्शन दोनों में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो आप जो होता है ना दोनों वर्ल्ड वार जो कि 1914 में हुआ था और जो 20 में स्टार्ट हुआ था उसमें भी जो है ना आप दोनों को पढ़ेंगे और दोनों को ही जो समझेंगे। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सोलर सिस्टम है, बहुत ही जो है ना इजी है सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे जो है ना आपकी स्टार्टिंग जो हो जाती है, यहाँ से आपको 6th क्लास से जो है ना ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सब कुछ इतना इजीली आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें तो जो है ना 4th 5th क्लास में भी इसमें है, क्योंकि मैं टीचर हूँ जो मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो रोटेशन है रेवोल्यूशन है ये तो हमारी 4th 5th एक्चुअली 5th क्लास के क्वेश्चन 5th क्लास की जो बुक है ना उसमें भी दिया हुआ है। तो ये 6th क्लास से आप पढ़ सकते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना तो 6th क्लास से 10th 9th 11th तक पढ़ेंगे ना तो पूरा आपका ये कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये आपको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, अब आपसे सीधा तो ये नहीं पूछेंगे कि रोटेशन क्या होता है, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए हैं आजकल डीएसएसबी में। तो यहाँ पे अगेन जो है होता है मिनरल्स वगैरह में, रॉक मिनरल्स में, टाइप ऑफ रॉक, ये जो होता है ना जो हमारे जो लेटेस्ट जो आंकड़े होते हैं ना कि अभी फ़िलहाल हमारे जैसे कि कुछ खदानें पाई जाती हैं, कुछ अभी खुदाई हो रही है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, कुछ जो राज्य होते हैं कुछ चीज़ों में आगे चले जाते हैं। तो ये जो हमारा जो लेटेस्ट वाला होता है ना, तो हमारा जो करंट अफेयर जब हम करेंगे ना उसमें भी कवर हो जाती है ये चीज़ें। तो हमें जो स्टैटिक है वो तो पढ़नी है, साथ ही करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ें हमारी कवर होती हैं। अब यहाँ पे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन का यहाँ पे वेदर मास वेस्टिंग रनिंग वाटर, ये सारे जो है ना आपको आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें सारे टॉपिक जो है वो आसानी से दिए हुए हैं, तो आप आसानी से इनको कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट आपको कुछ दे दिया है। फिर भी अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसकी वीडियोज़ जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके आप अच्छे से सीख सकते हैं। आगे देखें तो यहाँ पे देखिए क्लाइमेट चेंज के, ये भी हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है। ये भी हमारा जो है 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो देखो आपने जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेयरिंग है उसके बारे में पढ़ा होगा, प्रेशर जो है उसके बारे में पढ़ा होगा, क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज हो रहा है। इसमें जो ना हमारे जो करंट टॉपिक्स होते हैं ना उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, या कुछ ऐसी है जो कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कोई वोल्केनो जो हुआ है वो अभी पाया गया है या कुछ ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ें जो ना इसमें इंक्लूड कर लेना आप। वो कनेक्ट हो जाएंगी जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, तो अपने आपको कनेक्ट हो जाएंगी। ओशंस के बारे में पढ़ना है तो आपको पता ही है कितने ओशंस होते हैं, उनका जो होता है कौन कौन से देश से वो जो है जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से जो है वो व्यापार वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होता है जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे आपको कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे बायोस्फीयर वगैरह जो होता है ये सब जो है ना इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ पे मेन बात हो रही है इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम आप ज्योग्राफी में आपका स्टार्टिंग से ही, जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना 6th क्लास की एनसीईआरटी से, तो 6th क्लास से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो 12th तक जाते जाते जो है ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी 6th to 12th आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें ही आपके सारे जो है वो कवर हो जाएंगे।
नेक्स्ट बात करें इंडिया साइज़ लोकेशन, ये तो आपका बहुत ही इजी है, ये तो 5th क्लास 6th क्लास 7th 8th सब में है, ये तो बेसिक सी नॉलेज है, ये हमें जो है ना इंडिया के बारे में होनी ही चाहिए। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद में बात करें पॉपुलेशन की, तो हमारा जो, क्योंकि हमारा अभी तक 2011 वाला ही जो हमारा सेंसस है वो चल रहा है, तो हमें उसके बाद में सेंसस हुआ नहीं है, तो हमारा वही आंकड़े जो है हमें याद करने हैं। तो आपको याद रखना है कि सेंसस जो हमारा है ना वो 2011 वाला ही चलेगा, तो वो आपको ज़रूर पढ़ना है सेंसस के बारे में। और उसके अलावा जो है, क्योंकि डेथ रेट हो गया या बर्थ रेट हो गया, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी है। और ये जो होता है ना, ये सारे जो आंकड़े होते हैं ना, ये हमें लेटेस्ट वाले पढ़ने हैं, पुराने वाले नहीं पढ़ने हैं। पुराना सिर्फ पढ़ना है तो वो सेंसस पढ़ना है, जनगणना पढ़नी है 2011 वाली। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया या हमारी एनर्जीज़ हो गई, वो किस तरीके से काम करती हैं, तो वो हमें याद करनी है। तो ये भी हमारा कवर हो जाएगा, मिनरल्स हो गया, वाटर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें हमारी एनसीईआरटी से कवर हो जाती हैं। एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये भी हमारा जो है ना सिविक्स का पार्ट हो जाता है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में ही कहीं कवर हो जाता है। तो ये हमें याद करना है कि कौन सी मौसम की कौन सी फसलें होती हैं, वो कब काटी जाती है, कब उगाई जाती हैं, कौन कौन सी मेन होती है, तो ये चीज़ें हमें याद करनी है इसके बारे में। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करना है कि किस किस तरीके कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन टेक्सटाइल है, शुगर है, ये है, किस तरीके से ये काम करती हैं, ये भी हमें पढ़ना है। मोटा मोटा जो हमारा है ना सारा एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। लाइफ लाइन जो होती है, ये नेशनल इकोनॉमी जो है, ये इकोनॉमी वाला पार्ट जो है वो आपको बहुत ईजी नहीं है पढ़ना, क्योंकि पहली बार में ये सारा जो होता है ना ये ऊपर से जाता है। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको 11th क्लास की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, 9th 10th और 11th की तीनों की। 12th वाली इकोनॉमी से इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने आता आपके एग्ज़ाम में, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये वाला जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 2021 का अगर आप पेपर देखेंगे ना तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। इसमें आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, इसमें दोनों ही जो पढ़ने हैं, स्टैटिक जीके भी आपको आ जाएगी इसमें, और प्लस करंट अफेयर भी इसमें आपका आ जाएगा। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है, और ये बहुत, मतलब मैं ये कहूँगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना ये टॉपिक है आपका, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया से, ये सब इसी के पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट वाले का। और किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट होती है, यानी कि कहीं पे कुछ तबाही हो गई है, सुनामी आ गई है, किस तरीके से कौन सी व्यवस्था काम करती है, कैसे काम करती है, क्या क्या होता है, सब कुछ इसमें आपको याद करना है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज रिसोर्स यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारे इकोनॉमिक के पार्ट हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब ये इकोनॉमी के पार्ट हैं। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि जो गरीबी है वो किस तरीके से भारत में जो है वो फैल रही है, किस तरीके से वो काम कर रही है, कि कैसे मतलब पॉवर्टी लाइन जो है वो डिसाइड की जाती है, वो सब जो है इसके अंदर आ जाएगी। फूड सिक्योरिटी इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है डीएसएसबी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना है, और इसका जो करंट डाटा है ना आपको वो याद करना है। आपको पुराने वाला डाटा कोई भी याद नहीं करना है। जैसे कि इंडेक्स होते हैं, निकलते हैं कि हमारे देश में जो है वो इस इंडेक्स ने ये वाला जो है ना ये लिस्ट निकाली, इसमें हमारा देश का कौन सा स्थान है, ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। तो ये जो है ना फूड सिक्योरिटी वाला, ये हमें भी याद करना है सारा का सारा। उसके बाद में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करें तो डेवलपमेंट ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारा जो हमारा इकोनॉमी का पार्ट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए आपको 9th, अगर इकोनॉमी की बात करें तो 9th और 10th और 11th, ये तीनों ही बुक पढ़नी है आपको एनसीईआरटी की। तो यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की 2 सेक्टर हम यहाँ पे जो है हमारे अलग अलग जो भी हमारे हैं, टर्सरी हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी होगा, ये सब हमें ऐड करने हैं इसमें। तो यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट का भी एक ऑप्शन है, वो भी आप पढ़ना है, ये भी हमें लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो यूज़ करने हैं। तो ये था हमारा एसएसटी का इंडक्टिव सिलेबस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगे तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।